नमस्कार नमस्कार नमस्कार। उत्कर्ष ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का स्वागत है और करते हैं बात आज के अपने इंग्लिश लैंग्वेज के लेक्चर की। बिल्कुल भी आवाज ओके आ रही होगी आपके पास। चलिए, टॉपिक जो बेसिकली अपने पढ़ रहे थे वो चल रहा था जी टेंस और ऑब्लिक सीक्वेंस ऑफ टेंस, ठीक है। और उसके अंदर पर्टिकुलर जो अपने पार्ट पढ़ रहे थे वो था अपने पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर मैंने आपको एक पैटर्न सिखाया है, उसके बारे में बात करी है, फिर से याद दिलाना जरूरी है भाई। सबसे पहले अपनों ने सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा भाई, ठीक है। और सिंपल प्रेजेंट के बाद नंबर आया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। सिंपल प्रेजेंट में दो तीन बातें बड़ी खास खास अपने सामने आई थी, जैसे कि हेयर और देयर वाला कॉन्सेप्ट। हेयर और देयर से शुरू होने वाले सेंटेंस में अगर एक्सक्लेमेटरी का भाव होगा, अर्थात विस्मय आदि चकित होने वाला भाव हो, तो अपने टेंस जो है वो सिंपल प्रेजेंट लगाते हैं, पॉइंट नंबर 1। अगर उसमें सब्जेक्ट के तौर पे कोई नाउन है तब आपने इन्वर्जन करना है, और अगर सब्जेक्ट के तौर पे कोई प्रोनाउन है तो इन्वर्जन नहीं करना। ये सारी बातें अपने को पता थी। फिर उसी के अंदर हमने एक बात और पता करी थी भाई, इंपेरेटिव सेंटेंस हो। इंपेरेटिव का मतलब ऑर्डर का या रिक्वेस्ट का या किसी एडवाइस का भाव हो किसी वाक्य के अंदर, इंपेरेटिव सेंटेंस है। उसके बाद आपको कनेक्टिव अर्थात WHEN कोई कंजक्शंस दे रखा हो व्हेन, तो अगले क्लोज में, अगले हिस्से में, अगले भाग में अपने को सिंपल प्रेजेंट लगाना है। ये सारी बातें अपनों ने सिंपल प्रेजेंट टेंस में करी हुई हैं, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जब अपने आए तो आमतौर पर हेल्पिंग ऑफ के तौर पर उसमें इज एम आर मिला, लेकिन इज एम आर को हेल्पिंग ऑफ हम तभी भाई रखेंगे जब उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म हो, फोर्थ फॉर्म हो। सीधा आप इसे मार्क को देखकर उसको सहायक्रिया नाम दे रहे हो, वो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए आप सभी साथियों से निवेदन है, पहला और दूसरा लेक्चर देख लेना जी, ठीक है ना। सर एक क्वेश्चन बताओ, पूछो भाई दीपक जी, ठीक है ना। मिस्टर मेहता इज कमिंग फ्रॉम जयपुर में कौन सा आर्टिकल आएगा? देखो, इसके अंदर बेसिकली तो कभी किसी के नाम की बात हो तो कोई आर्टिकल लगता ही नहीं है, लेकिन अगर मेहता साहब के नाम के अलावा कोई कुछ नहीं जानता हो तो फिर ए आर्टिकल का प्रयोग किया जा सकता है। ये फॉर्मेट हो जाएगा भाई, ठीक है। तो कल क्लास नहीं हुई थी भी, हाँ कल की क्लास जो है वो नहीं हुई थी। सर उत्कर्ष की बुक आ रही है, ये क्वेश्चन था क्या दिनेश जी आपका, है ना। मेरे को इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है अभी, ठीक है ना। इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। बनियन इज काइंड ऑफ फिग ट्री, हाँ तो क्या करें इसमें, बनियान इज काइंड ऑफ। आमतौर पर काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, रैंक ऑफ, पोजीशन ऑफ, इनके बाद आने वाले नाउन से पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग अपने नहीं करते हैं भाई, ठीक है ना। तो फिर से आप याद रखिएगा, बनियान इज काइंड ऑफ फिग ट्री। तो मैंने एक रूल भी आपको लिखवाया था, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, रैंक ऑफ, पोजीशन ऑफ, इनमें आमतौर पर आर्टिकल का प्रयोग, इनके बाद आने वाले नाउन से पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग अपने नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन हाँ फ्रेजेस वगैरह रहती है वहां ये नियम अपना फॉलो नहीं होगा भाई। ये है दीपक जी इसका आंसर, ठीक है। तो चलिए अब सीधा टेंस की ओर आप ध्यान दीजिए, वो बड़ा जरूरी पार्ट अपना पढ़ रहे थे अपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर। एक पार्ट मैंने आपको पढ़ाया था स्ट्रेटिव वर्ब और डायनेमिक वर्ब। स्ट्रेटिव वर्ब आमतौर पर वो वर्ब रहती है जी जिनके साथ आप या हम आईएनजी का प्रयोग नहीं कर पाते भी, ठीक है ना, ठीक है। और बिल्कुल सही रहेगा विशाम जी, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्लास ऑनलाइन नहीं देख पाते हैं, ऑफलाइन देख लेते हो बाद में, कोई समस्या नहीं है। अपने अपने पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है भी, ठीक है ना। सर ऑनलाइन कोचिंग करने के बाद कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, सेल्फ स्टडी की बहुत जरूरत है भाई, ठीक है ना। जब तक आप खुद अपनी तरफ से मेहनत नहीं करेंगे तब तक सिलेक्शन की संभावनाएं शून्य रहेंगी। कोचिंग केवल आपको एक मार्गदर्शन का काम करता है भी, आपके सामने चीज़ों को प्रस्तुत किया जा सकता है, आपके सिलेबस को प्रस्तुत करके उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। मेहनत आपके ऊपर भी डिपेंड करेगा, ठीक है, ठीक है। सर मिस्टर मेहता आने के कारण द आर्टिकल, नहीं दोस्त, ठीक है ना, नहीं होता ऐसा कुछ भी। तो मिस्टर मेहता इज कमिंग फ्रॉम जयपुर और कुछ भी हो, द मिस्टर मेहता गलत है, ये उत्तर इसका नहीं होगा। एक स्थिति हो सकती है, अगर आप किसी के नाम के अलावा कुछ नहीं जानते तो आर्टिकल ए या एन का प्रयोग कर सकते हैं। कोई स्पेसिफाइड फॉर्मेट होता तो अपने द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, यहाँ कोई स्पेसिफाइड ऐसी बात नहीं है अभी, ठीक है। तो और देखते हैं अभी। सर आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट कब पढ़ाओगे? पहले अपने टेंस होएंगे, उसके बाद एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे, उसके बाद नंबर डायरेक्ट इनडायरेक्ट का आएगा ना। एक्टिव पैसिव पहले टेंस, उसके बाद एक्टिव पैसिव, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अभी आप सभी साथियों से नो आर्टिकल, बिल्कुल भी नो आर्टिकल है उसका, मैंने बताया उनको, ठीक है। और अब सुनो आप बड़े बात को ध्यान से। तो स्ट्रेटिव वर्ब आमतौर पर जिनके साथ अपने आईएनजी का प्रयोग नहीं करते, डायनेमिक वर्ब वो होती हैं जी जिनके साथ आप आईएनजी का प्रयोग कर सकते हो। स्ट्रेटिव वर्ब के साथ भी आप और हम आईएनजी का प्रयोग एक स्थिति में कर सकते हैं, अगर उनका मीनिंग चेंज हो तो। वो मैंने कल की का मतलब पिछली जो अपनी कक्षा थी उसके अंदर सारा कुछ आपको बताया हुआ है। आज अपने एक नेक्स्ट टेंस की ओर बढ़ते हैं और उस टेंस का नाम है जी प्रेजेंट परफेक्ट। तो पहले तो आप टाइटल रखिएगा अपना, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। और बड़ा इंपॉर्टेंट टेंस है, अगर आपको याद है, रेगुलर क्लास देखते हो तो आपको याद होगा, मैंने जिन टेंस को इंपॉर्टेंट टेंस की श्रेणी में रखा उनमें सिंपल प्रेजेंट के बाद इस टेंस का नाम लिया था मैंने प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना। सभी को राम राम नमस्कार।
तो प्रेजेंट परफेक्ट ये इंपॉर्टेंट टेंस की श्रेणी में आता है। तो क्या प्रेजेंट कंटिन्यूअस की अब दोबारा बात नहीं होगी? क्या स्टेटिव वर्ब या डायनेमिक वर्ब कंप्लीट हो गया? स्टेटिव वर्ब और डायनेमिक वर्ब का तो फिर जरूरत पड़ेगी अपने को, वो तो वहां बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस आया था, आगे भी कई कंटिन्यूअस टेंस आएंगे, वहां पर फिर से अपने कहीं ना कहीं स्टेटिव वर्ब और डायनेमिक वर्ब का कंसेप्ट लेकर आएंगे, जरूर जरूर लेकर आएंगे, ठीक है ना। तो अब आ जाओ भाई, फिलहाल सर किस पार्ट के ज्यादा क्वेश्चन पुटअप करते हैं? इससे पहले इसके कोई पेपर हुए होते तो आपको कोई सही एग्जैक्ट सा कोई नंबर बता सकता था दोस्त, लेकिन अभी के लिए एक तो टेंस का और एक एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट उनके पूछे ही जाने हैं। एक एक क्वेश्चन उसने जो है आपके ट्रांसफॉर्मेशन का पूछेगा, लेकिन इन सब बातों के बारे में अपने सही समय आने पर चर्चा जरूर करेंगे। अभी के लिए तो आप इस टॉपिक पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट को हिंदी में जैसे अपने बोलते हैं ना, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये आमतौर पर प्रेजेंट परफेक्ट का जैसे भाव बनता है भाई, कर चुका है, कर चुके हैं, कर चुके थे। लेकिन वाक्य के अंदर जो है ना, वो सेंटेंस जो है हिंदी में लिखा हुआ तो आएगा नहीं, अंग्रेजी में लिखा हुआ आएगा। तो कुछ बेसिक पहले आपको मैं इंडिकेशंस बताता हूं, उनकी आपके पास जानकारी होनी चाहिए। हिंदी में अगर वैसे लिख दूं तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, पर मैं पहले बता रहा हूं, मैं लिख भले दिए, बाकी हिंदी में लिखे आएंगे नहीं, चुके हैं। ये तो हो गया इसका हिंदी ट्रांसलेशन एक तरीके से, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट अगर अपने इसके अंदर चलते हैं, पहले मैं आपको इंडिकेशंस लिखवा देता हूं, उसके बाद स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। पहले आप इंडिकेशंस मेरे साथ साथ ही नोट डाउन कर सकते हैं भी। इंडिकेशंस का मतलब जो आपको दिशा निर्देश देंगे कि भाई ये लिखा हुआ आ जाए तो वो आमतौर पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो सकता है। कुछ इंडिकेशन है इसके अंदर, वो आप लिख लीजिएगा भी, ठीक है ना। तो इंडिकेशन कौन कौन से हो सकते हैं लिखोगे आप, ये मेरे साथ साथ नोट डाउन करिएगा। जैसे यट है, यट का मतलब अभी तक जैसा भाव होता है, अब तक, अभी तक। ऑलरेडी, ऑलरेडी हो गया, ऑलरेडी का मतलब पहले से, ऑलरेडी का मतलब हुआ पहले से। फिर अपने पास है सो फार, सो फार का मतलब क्या होता है? अब तक, सो फार का मतलब अब तक। रिसेंटली है अपने पास, और एक इसी का एक और मीनिंग होता है लेटली। दोनों का अर्थ क्या होता है? हाल ही में, हाल ही में, रिसेंटली या लेटली, हाल ही में, रिसेंटली, लेटली। अप टू नाउ, इसका भी अर्थ क्या होता है? अभी तक, इस समय तक, अभी तक या इस समय तक। अप टू नाउ ये फॉर्मेशन लिखी हुई, ठीक है ना। सर कितने टॉपिक पूरे हुए हैं? सर ध्यान दे लो, ये जो आपने मेरे से प्रश्न पूछे हैं ध्यान दे लो, वो मैं आपसे पूछता हूं, ध्यान दे लो भाई। कितने टॉपिक पूरे हैं? आपके पास सारी रिकॉर्डिंग के अंदर सारी क्लासेस रहती हैं दोस्त। टॉपिक एक आर्टिकल्स डिटर्मिनर अपनों ने पढ़ा है, उसके बाद टेंस चल रहा है, एक बेसिक वर्ब के बारे में मैंने आइडिया दिया है। तो आई जी आपको नहीं लगता ध्यान आपको देना चाहिए? है ना। तो इधर दो, पेपर में आएंगी, ठीक है ना। देखो भाई, तो और जो साथी कह रहे हैं उनकी पहली क्लास है जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनको बता दूं, पहली क्लास आपको पहली यही नहीं देखनी चाहिए जो चल रही है। पहला लेक्चर हमेशा किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप जुड़ो तो सबसे पहला जो लेक्चर हुआ ना वो पहले ही देख लेना चाहिए आपको। उसमें जो भी गुरुजन आपको पढ़ा रहे होते हैं वो पूरा एक स्ट्रेटेजी बताते हैं कि हम कैसे पढ़ेंगे, किस प्रकार से पढ़ेंगे, वो सारी बातें बताई हुई है, ठीक है ना। सर प्रेजेंट कंटिन्यूस का इंडिकेशन नहीं होते क्या? होने को तो होते ही हैं भाई, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट होता है, ठीक है ना। नाउ होता है, नाउ ए डेज होता है, लेकिन वो इंडिकेशन और भी टेंस में प्रयोग में लाए जा सकते हैं ना, इसलिए उसके इंडिकेशन पर ज्यादा भरोसा नहीं रख रहे हैं अपने, ठीक है ना। अब देखो भाई, रिसेंटली हो गया, लेटली हो गया, अप टू नाउ हो गया, और देखते हैं अपने इसके अंदर ही एक होता है टिल, टिल डेट, जैसे टिल नाउ लिख लेते हैं, टिल नाउ, ये भी क्या होता है? अभी तक, इस समय पर, पर्टिकुलर इस समय तक। एक होता है दिस, या फिर इस दिस की जगह पे हो सकता है इट इज द फर्स्ट टाइम, इट इज द फर्स्ट टाइम। आप जो साथी कमेंट कर रहे हैं, आप सभी साथियों से एक बार मेरा निवेदन है, मैंने साथ साथ आपको लिखने के लिए बोला है भी, ठीक है ना। तो सर नाम के बाद डेजिग्नेशन दिया हो तो डेजिग्नेशन पहले आप अप्लाई करते हैं, नाम दे रखा हो उसके बाद डेजिग्नेशन दे रखा हो तो अपने डेजिग्नेशन के साथ आर्टिकल दा अप्लाई करते हुए खेताराम जी, सही बात है, ठीक है। तो दिस या इट इज द फर्स्ट टाइम, खेताराम जी अभी टेंस पे ध्यान दो आप, है ना। इट इज द ओनली, it is the only, it is the finest, it is the finest, it is the worst, it is the worst, और it is the most interesting,
इट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये कुछ हमने इंडिकेशंस लिखे हैं जी। ये किस टेंस की पहचान करवा सकते हैं आपको? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान करवा सकते हैं। इंपॉर्टेंट है भी। रिसेंटली का हिंदी, लेटली का, तो हाँ दोनों का हिंदी अर्थ होता है, जो दोनों का ही, रिसेंटली लेटली, इन दोनों का ही हिंदी अर्थ क्या होता है आमतौर, हाल ही में। दोनों एक ही जैसे मीनिंग, मैंने ऑब्लिक लगा भी दिया वैसे। तो देखो, इट इज द ओनली, इट इज द फाइनेस्ट। फाइनेस्ट का मतलब सबसे अच्छा। फाइन की सुपरलेटिव डिग्री है। थोड़ी बहुत डिग्री के बारे में हमने बातचीत है जो आर्टिकल के दौरान करी थी। फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट। फाइन का मतलब क्या होता है? अच्छा। तो फाइन की सुपरलेटिव डिग्री हो गई। और इट इज द वर्स्ट। वर्स्ट का मतलब क्या होता है? सबसे बुरा। बैड की सुपरलेटिव डिग्री है, सबसे बुरा। इसके बारे में भी जिक्र हुआ था अपना जब हम आर्टिकल्स पढ़ रहे थे। जैसे जैसे होता है ना बैड, फिर होती है WORSE वर्स, और WORST वर्स्ट, सबसे बुरा। इट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग, ये कॉमन है भी, नोट डाउन कर दीजिएगा इनको। फॉर और सिंस भी लगता है कैसे? हाँ आएगा अभिषेक जी, फॉर और सिंस का नंबर भी आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं, वो लिखवाऊंगा आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में उनका प्रयोग कैसे हो सकता है अभी थोड़ी देर में अपने चर्चा करेंगे उसके ऊपर। पहले इंडिकेशंस लिखिए। जब आप लिख लें तो बताइएगा, आगे बढ़ेंगे अपने। कर लिए नोट? वेरी गुड, शाबाश। चलिए जी, दूसरे पैटर्न पे आता हूं मैं। अब देखो, इसके स्ट्रक्चर के बारे में अपने को जानकारी होनी चाहिए भी कौन सी वर्ब, कौन सी हेल्पिंग वर्ब इसमें लगती होगी। वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बारे में भी अपने को जानकारी होनी चाहिए। और इसमें सबसे पहले अपने लिखते हैं अफर्मेटिव, अर्थात सकारात्मक। अफर्मेटिव का मतलब क्या हुआ? सकारात्मक, पॉजिटिव सेंटेंस। सकारात्मक में क्या कुछ लगाना है अपने को, लिख देता हूं आपको मैं। सबसे पहले अपने पास सब्जेक्ट होगा ही, और सब्जेक्ट के बाद इसमें जी दो हेल्पिंग वर्ब आती हैं, एक तो हैज है और एक हैव है। हैज और हैव के बाद वर्ब की आती है हमेशा थर्ड फॉर्म। कभी भी आपको हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब लगे, सहायक क्रिया लगे, तो हमेशा दें सर आईटी के बाद इट लिखो। आप हिंदी में मत लिखो, है ना, अंग्रेजी में लिखते हैं आईटी के, मेरे मतलब आप इट लिखना चाहते हो शायद। तो सर इट के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, ऐसा क्यों? अंग्रेजों ने बनाकर छोड़ दी वीरेंद्र जी, किसी एक के ऊपर इंडिकेशन करा जा रहा होता है, इसलिए वर्ब सिंगुलर ही आती है दोस्त, है ना। सब्जेक्ट के बाद हैज और हैव है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है। इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा जी, और इसके बाद एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बात आती है कि हैज कहां लगता है, हैव कहां लगता है। वैसे तो इस क्लास के साथियों को याद ही है भाई, हैज जब आपका सब्जेक्ट हो सिंगुलर, जब आपका सब्जेक्ट क्या हो? सिंगुलर, अर्थात एक वचन। और हैव कब लगता है? जब आपका सब्जेक्ट हो प्लूरल, बहुवचन। ये अपने पास जानकारी पहले से भी है। मैंने आपको जो वर्ब हेल्पिंग वर्ब की पहचान करने के बारे में लेक्चर बताया था, तब भी इसके ऊपर बातचीत हो गई भाई, ठीक है ना। ठीक है, हो गया ये मामला। फिर इसके बाद चलते हैं अपने नेगेटिव की ओर, नकारात्मक की ओर चलते हैं। नकारात्मक में कहा क्या कुछ लगता है? देखो, अगर नकारात्मक की बात करी जाए, सब्जेक्ट तो आपके पास है ही, हेल्पिंग वर्ब है ही। हेल्पिंग वर्ब कौन सी? मैं सीधा हेल्पिंग वर्ब लिख रहा हूं, क्या कारण? हेल्पिंग वर्ब हमें हैज और हैव का पता चल चुका है। इसके बाद नंबर आ जाएगा नोट का, नकारात्मक है। नोट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और ऑब्जेक्ट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा है, ये हो जाएगा जी। फिर चलते अपने इंटेरोगेटिव अर्थात प्रश्नवाचक की ओर। प्रश्नवाचक में क्या कुछ रहेगा? इंटेरोगेटिव में, प्रश्नवाचक में, इसमें क्या है जी? हेल्पिंग ऑफ बाहर, उसके बाद नंबर आ जाएगा सब्जेक्ट का, इसके बाद आ जाएगी जी आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आपके पास ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव नेगेटिव, प्रश्नवाचक नकारात्मक। इसमें हेल्पिंग वर्ब अपने पास है ही, इसके बाद सब्जेक्ट है, फिर है जी नोट, फिर है वी थर्ड, फिर है ऑब्जेक्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और लास्ट में चलकर क्वेश्चन मार्क। पहले आप इसे नोट डाउन करिएगा, फिर इससे संबंधित कोई बातचीत और पता करते हैं। नहीं भाई, वर्थ जो है कोई कंपैरेटिव डिग्री नहीं होती दोस्त। वर्थ के बाद जब आपने पूछा तो एक बढ़िया बात बता देता हूं वीर गुजर जी,
वर्थ के बाद है ना, आमतौर पर अपने जो है वो कभी वर्ब जो लगाए वो आईएनजी के लगाए, जैसे वर्थ वॉचिंग, वर्थ BUYING, वर्थ बाइंग, खरीदने लायक, देखने लायक, ठीक है ना, वर्थ रीडिंग, पढ़ने लायक। सर जी ऐप वालों के लिए टेस्ट सीरीज फ्री होगी क्या? नहीं भी, मुझे जानकारी नहीं है गंगा जी इसके बारे में। लिख लो तो बताइएगा, आगे बढ़ेंगे। पहले इससे संबंधित दो तीन अपने सामान्य वाक्य देखते हैं और उसके बाद अपने बात करेंगे इसमें आने वाले सीक्वेंस की, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीक्वेंस बनता है इसके अंदर एक। लिख लिया अभी सभी साथियों ने, वेरी गुड, शाबाश। चलिए अब देखो, मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल रखता हूं, उनके थ्रू थोड़ा बहुत आइडिया अपने को कि कैसे इनकी वर्ब हेल्पिंग और प्रयोग में लाई जाती है। मान लो मैंने आपको सेंटेंस दे दिया ब्लैंक, यहां पे आपको ऑप्शन देता हूं हैज या हैव यू एवर ब्लैंक टू अमेरिका। इस टाइप का प्रश्न आ जाए, ये वैसे सामान्य प्रश्नों में जाता है, लेकिन फिर भी अगर बात करें तो आपको पहले इसकी तो जानकारी होनी चाहिए ना। ब्लैंक यू एवर ब्लैंक टू अमेरिका, ठीक है ना। एग्जाम्पल भी करो सर साथ साथ, चिंता ही मत करो भाई। इसमें सीक्वेंस का क्या क्वेश्चन बनेगा वो, और साथ ही साथ उससे संबंधित क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, हमने बाद में करते हैं, ठीक है ना। और फिर पूरा टॉपिक कंप्लीट होने के बाद इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अपने को और करने हैं, होता है ना ABCD टाइप के, वो बाद में करेंगे इस टॉपिक के कंप्लीट होते ठीक बाद, ठीक है ना। ठीक है, लो भाई विकास जी आपका नाम ले लिया, पहली बार कोर्स लिया है, तो फिर इस नाम लेने से मेरे मित्र क्या हो जाएगा, है ना। पहली बार कोर्स लिए तो आप पहला दूसरा लेक्चर जरूर देखो भाई, है ना। आ जाओ इसे। तो ये तो हो गया एक क्वेश्चन, आपको इसका आंसर देना है मुझे, और देखते हैं इसके अंदर कैसे क्या पैटर्न बन सकते हैं, ठीक है ना। ब्लैंक, यहाँ पे ऑप्शन देता हूँ हैव को हैज या हैव, फिर लिख दिया अपनों ने शी, फिर आपको वर्ब दे दी मैंने कंप्लीट, होमवर्क, यट है शी, यहाँ पे नोट और ऐड करना है अभी अपने को, मैं नोट ऐड करना भूल गया यहाँ पे, है शी नोट। अब आपको वर्ब देता हूँ मैं, ठीक है ना। वर्ब के नाते आपको ऑप्शन देता हूँ, डू ही दे देता हूँ, फिर बताइए क्या होगा इसके अंदर। पहले आप इनके उत्तर देते रहिएगा भाई। दीपक जी बहुत सही जवाब दिया अभी आपने दोस्त, वेरी गुड। नरेश जी आपका उत्तर गलत है, लवाना जी। आप बेसिक पीछे जो स्ट्रक्चर लिख के आए उसमें ही गड़बड़ कर गए दोस्त, है ना। स्ट्रक्चर तो देखो आपको क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, ठीक है। पैटर्न बताइएगा भाई। एक और लिखता हूं, अप टू नाउ ही हैज read thousands of books. He is really a man of letters. एक ये सेंटेंस हम लोगों ने लिखा है। तीसरे सेंटेंस पर थोड़ी देर में बातचीत करते हैं, पहले दूसरे पे बातचीत करते हैं। जिन जिन साथियों ने सही किया है वेरी गुड, गलत किया आप चेक कर लेंगे भाई। हैज और हैव में से यू दिया हुआ है तो हैज और हैव में से तो क्या लग जाना है, हैव ही लग जाना है, सामान्य सी बात है। अब अगर मान लो मैंने जो अफर्मेटिव नेगेटिव इनके बीच बीच में इनके दो दो सेंटेंस लिख देता तो पता ही है कि कौन सी वर्ब कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगनी है। वो बेसिक गलतियां और ना वैसे क्वेश्चन आमतौर पर वो देता, क्योंकि जब आपके ऊपर नियम लिखा होता है नीचे वाक्य हो तो वो हमें वहम भला ही होता है कि वो बात समझ में आ रही है। स्ट्रक्चर बनते कैसे हो यहां देखो आप, और अभी तो इसके बाद एक असली बात और आएगी। पहले हैव यू एवर, मैंने वर्ब के नाते आपको ऑप्शन दिया है जी बी, तो जिन साथियों ने BEING बीइंग यहां पर आंसर लिखा है, क्या कर रहे हो भाई,
आपने अभी अभी पीछे लिखा है कि हैज और हैव के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। लिखा है कि नहीं लिखा? जब थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? अब कोई कह दे कि मुझे बी की थर्ड फॉर्म का पता नहीं है, इम्पॉसिबल, असंभव। पहले दिन जो अपनी क्लास हुई थी अंग्रेजी की, उसी दिन मैंने आपको बी की वर्ब आपके नोट्स के अंदर लिखवा दी थी। अगर आप रेगुलर लेक्चर देखते हो तो कॉपी के अंदर चेक कर लो, पहला ही पेज होगा आपकी कॉपी का जिसके अंदर आपको मैंने बी की थर्ड फॉर्म, बी, वॉजवर और बीन, बी डबल एन, ये थर्ड फॉर्म लिखवाई हुई है, बी डबल एन। तो हैव यू एवर, बी की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? बीन। हैव यू एवर बीन टू अमेरिका? अब इसका अनुवाद भाई, क्या तुम कभी अमेरिका गए हो? क्या तुम कभी अमेरिका गए हो? ये इसका अनुवाद हो गया जी, ट्रांसलेशन हो गया। और आपके सिलेबस में भी अभी अनुवाद वगैरह पूछेगा वो। तो क्या तुम कभी अमेरिका गए हो? यहां पर बीन जो है वो है जी वर्ब की थर्ड फॉर्म। बीन वर्ब की कौन सी फॉर्म हुई? थर्ड फॉर्म हुई। और एक इसको आप जरूर दिमाग में रखिएगा, एवर। ये कभी किसी सेंटेंस में आए तो ये भी पहचान कौन से टेंस की करवा सकता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान करवा सकता है। इसको और यहां पर परमानेंट रखिएगा आप। यू बहुवचन होता है जी, बहुवचन के लिए आपने हैज और हैव में से किसका प्रयोग करा? हैव का करा। हैव यू एवर बीन टू अमेरिका? क्या तुम कभी अमेरिका गए हो? बी की थर्ड फॉर्म में मार मत खाई। मुख्य क्रिया के बारे में अगर बात हो जाए तो वो कौन सी है? बीन है। जिन जिन साथियों सही था वेरी गुड भाई, बहुत साथियों सही भी है। ब्लैंक शी नोट ब्लैंक हर होमवर्क येट। अब देखो सामान्य सी बात है, शी एक वचन है, हैज लग जाना है। हैज शी नोट, डू की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? डन हो जाएगी। हैज शी नोट डन हर होमवर्क येट? क्या उसने अभी तक अपना होमवर्क गृह कार्य पूरा नहीं किया है? ये इसका अनुवाद हो गया। क्या उसने अभी तक अपने गृह कार्य को पूरा नहीं किया? अभी एक तो ये फॉर्मेट बन जाएगा। अप टू नाउ, अप टू नाउ का मतलब इस समय तक। ही हैज रेड, देखो ये हैज जो यहां पे लिखा हुआ है ये तो आपकी हेल्पिंग वर्ब, और ये रेड, रीड होता है ना, जैसे READ, रीड फर्स्ट फॉर्म होती है, रीड की सेकंड फॉर्म रेड। स्पेलिंग सेम है, जो रीड की स्पेलिंग होती है वो तीनों ही सेम होती है, मतलब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों एक समान है, बस उच्चारण क्या होता है? रीड, रेड, रेड। ठीक है ना? तो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म हुई? ये थर्ड फॉर्म है मौके पे, कारण पीछे हैज लगा हुआ है सहायक क्रिया के तौर पर। तो अप टू नाउ ही हैज रेड थाउजेंड्स ऑफ बुक्स, अब तक वो जो हजारों की संख्या में किताबें पढ़ चुका है। ही इज रियली अ मैन ऑफ लेटर्स। आप सभी साथियों से निवेदन है, ये एक मुहावरा है जी, ए मैन ऑफ लेटर्स। कई साथी ये सोचते होंगे भाई कि मैन के बाद ऑफ आ गया, तो जब हमने आर्टिकल पढ़े थे तब भी बात करी थी कि किसी भी नाउन के ठीक बाद दैट है या WH वर्ड है या कोई ऑफ है या कोई प्रोनाउन आ जाए तो वो स्पेसिफाइड हो जाता है आमतौर पर, और स्पेसिफाइड होते हैं उसके साथ आर्टिकल कौन सा लगता है? दा लगता है, हमने पढ़ा हुआ भी है। लेकिन तब भी मैंने आपसे निवेदन किया था कि पूर्ण तौर पर उस पर भरोसा नहीं करता, काफी हद तक आपकी मदद करता है वो, लेकिन यहां पर ए लिखा हुआ आर्टिकल, बाई चांस कल को आपसे पेपर के अंदर आर्टिकल पूछ ले कि ए है, एन है या दा है, जीरो आर्टिकल, कुछ साथी सोच सकते हैं कि ऑफ आ गया जी तो दा लगा देते हैं, नहीं, गलत हो जाएगा। ए मैन ऑफ लेटर्स ये अपने आप में एक ईडियम है जी, एक ईडियम है। ईडियम का मतलब क्या होता है? मुहावरा। हिंदी में क्या कहेंगे अपने? ये एक मुहावरा है जी। इसका अर्थ क्या होता है? इसका हिंदी अर्थ होता है साहित्य में दक्ष। इसका हिंदी अर्थ हुआ साहित्य में दक्ष, या फिर आप विद्वान कह सकते हो। साहित्य में दक्ष कह लो या विद्वान कह लो, स्कॉलर कह लो, प्रोफिशिएंट इन लिटरेचर कह लो, सारे इसी के अर्थ हैं। अब बात आती है इज के बारे में। इज यहां पर जो मैंने लिखा हुआ है ये वर्ब है या वो हेल्पिंग वर्ब है? ये आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। ये इज जो यहां पर लिखा हुआ है ये वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं? जो साथी फ्रेजल वर्ब कह रहे हैं, नहीं दोस्त, फ्रेजल वर्ब नहीं है, मुहावरा है ये। फ्रेजल वर्ब तो अलग चीज है, वो प्रेपोजिशन से जुड़कर बनते हैं। ही इज, ये इज वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है? सर मुहावरे सिंपल प्रेजेंट का है ना? हाँ सर, इट इज द ओनली, इट इज द ओनली फाइनेस्ट, दोनों के अर्थ एक नहीं। ओनली का तो मतलब क्या होता है? एकमात्र। इट इज द ओनली, ये एकमात्र का, ओनली का मतलब क्या होता है? एकमात्र। और इट इज द फाइनेस्ट का मतलब सबसे अच्छा। ये बहुत सारे साथियों ने आंसर दिया मुझे, और वेरी गुड भाई, ओके आंसर है आपका। ये वर्ब है भाई, ये क्या है? वर्ब। ही इज रियली अ मैन ऑफ लेटर्स। कल को पेपर में ही से लेकर और लेटर्स तक का सेंटेंस दिया हो, ध्यान से सुनना मेरी बात जो मैं कह रहा हूं। ही से लेकर और लेटर्स तक का आपको सेंटेंस दिया हो, पूरे सेंटेंस को अंडरलाइन किया हो, और आपसे पूछ ले कि इस पर्टिकुलर सेंटेंस में टेंस कौन सा है। ही से लेकर, इस ही से लेकर और लेटर्स तक वाक्य लिखा हो और आपसे टेंस का नाम पूछ लिया जाए। कुछ साथियों ने हेल्पिंग ऑफ लिखा है अभी अभी कमेंट के अंदर, ना भाई तूने पहला दूसरा लेक्चर नहीं देखा दिखे।
पहला लेक्चर देखो। आप भी इसको कभी हेल्पिंग वर्ब का नाम ऐसे ही इज एम आर देखते ही हेल्पिंग वर्ब का नाम देना बंद कर दोगे, क्योंकि मैं आपको बता दूं, आपके जो कॉम्पिटिटर है, मतलब बाकी जो साथी मेरे साथ कमेंट्स में यहाँ जुड़े हुए हैं ना, उस सब ने वर्ब बताई है। तो जिन्होंने हेल्पिंग वर्ब लिखा है, ध्यान रखना, इस क्लास के ही 90% बच्चों ने वर्ब बताया इसको, और वो सही भी है, ठीक है ना। इस टेंस का नाम क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ही से लेकर और लेटर्स तक जो सिंपल प्रेजेंट टेंस, आपका एकदम उत्तर सही है। और अप टू नाउ से लेकर बुक्स तक का सेंटेंस जो वो कौन से टेंस में है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, ठीक है जी। ध्यान रखिएगा, ये आपने उम्मीद करता हूं लिख लिए होंगे। एक आध सेंटेंस आपको और दिखाता हूं मैं। बढ़ू नेक्स्ट पे। कल क्लास क्यों नहीं हुई सर? कल का ऑफ था आपकी अंग्रेजी क्लास का, ठीक है ना। बाकी अभी कल क्लास क्यों नहीं हुई, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं प्रश्न है। आज जो है वो आपके समझ में आना चाहिए, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। चलिए एक और सेंटेंस लिखता हूं मैं यहां पे, बताइएगा कहां क्या पैटर्न बन रहा है। वी हैव नथिंग फॉर यू माई फ्रेंड। वी हैव नथिंग फॉर यू माई फ्रेंड। सेंटेंस अपना लिख लिया है। दे हैव डन दिस टास्क earlier. They have done this task earlier. Rakesh has this marker. तीन वाक्य लिखे मैंने, बड़े सामान्य सामान्य से सेंटेंस लिखे हैं आपसे, वैसे ही मैंने वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बारे में जानना चाहता हूं भाई। सर मुझे इंग्लिश से हिंदी करना आता है, बट वर्ब कहाँ से याद करें? रीडिंग से। अगर इंग्लिश से आपको हिंदी करना आता है, इसका मतलब रीडिंग आपकी अच्छी होगी, तो वहाँ से सीखो। आप स्कूल की बुक्स पढ़ सकते हो, टेक्स्ट बुक पढ़िए, है ना। सर क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन मार्क होगा क्या? क्वेश्चन नंबर 2 में मैं देख लेता हूँ भाई, मैंने ले लिया। हाँ भाई क्वेश्चन मार्क होगा, शाबाश भाई, सही बताया था आपने। मैं क्वेश्चन मार्क लगाना यहाँ पे भूल गया था, प्रश्नवाचक चिन्ह। अच्छी बात बताई आपने। वी हैव नथिंग फॉर यू माई फ्रेंड। इस सेंटेंस के अंदर ये जो हैव लिखा हुआ है, ये किसका काम कर रहा है? ठीक है ना, हेल्पिंग ऑफ हैव दोनों में। देखते हैं, बात करते हैं। इस सेंटेंस के अंदर ये हैव किसका काम कर रहा है? वर्ब का काम कर रहा है। इस सेंटेंस के अंदर सहायक क्रिया है ही नहीं। वी से लेकर माई फ्रेंड तक सहायक क्रिया नाम का कोई प्रोग्राम ही नहीं है, ध्यान रखिएगा। हैव यहां पर किसका काम कर रहा है? वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है ना। तो हैव यहां पर, अब कोई कहते हो ये कैसे पता चलेगा? दोस्त, अगर हैज या हैव आपको सहायक क्रिया लगे, हेल्पिंग वर्ब लगे, तो इनके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए थी ना। पहली दूसरी क्लास में सीखा हुआ है। हैव के बाद आपको कहीं थर्ड फॉर्म दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा। कोई सोचे नथिंग क्या है? देखो नथिंग कुछ भी हो, लेकिन क्रिया तो नहीं है, क्योंकि अगर आपने नथिंग को आईएनजी वाली कोई वर्ब मान लिया, पहली बात तो हैज और हैव के बाद आईएनजी सीधा सीधा आता नहीं है वर्ब के नाते। दूसरी बात, अगर आपको नथिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है, मतलब आईएनजी वाला पैटर्न लग भी रहा है 1 मिनट के लिए, तो नथिंग तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म मान ली, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? नथ। सेकंड फॉर्म क्या होगी? नथड। थर्ड फॉर्म क्या होगी? नथड। और फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगी? नथिंग। ऐसा सोच के बैठे हो आप? नथिंग यहां पे कुछ भी नहीं है, एक बार के लिए आप यूं मान कर चलिए। तो इसने लिखा वी हैव नथिंग फॉर यू माई फ्रेंड। हमारे पास तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त। तो वी हैव नथिंग, हैव यहां पर केवल और केवल किसका काम कर रहा है? वर्ब का। हां, अंग्रेजी में इसे बोलते हैं पजेसिव वर्ब। कैसी वर्ब बोलते हैं? पजेसिव वर्ब बोलते हैं। अभी 4 नंबर सिंपल प्रेजेंट है। वेरी गुड दीपक कुमार जी, बहुत सही कह रहे हो। वी हैव नथिंग फॉर यू माई फ्रेंड। इस पूरे सेंटेंस के अंदर टेंस का जो आपने नाम बताया, दीपक कुमार जी हमारे साथ एक साथी, उन्होंने बताया और एकदम सही भी बताया। इस सेंटेंस के अंदर पूरे में चौथे के अंदर टेंस अगर कभी पूछ लिया जाए तो कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसीलिए मैं कह रहा था आपसे, टेंस बीच बीच में हर कोई टेंस आते रहेगा, कभी कंटिन्यूअस आ जाएगा, कभी सिंपल प्रेजेंट टेंस आ जाएगा, सबके जिक्र होंगे। फिर आते 5वें प्रश्न पे, वी हैव डन दिस टास्क अर्लियर। हैव जो यहां पर लिखा हुआ है, ये सहायक क्रिया है जी, ये हेल्पिंग वर्ब है। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है तो इसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म होनी चाहिए? वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, वो डन रही जी। दे प्लूरल था तो आपने हैव लगा दिया और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। दे हैव डन दिस टास्क अर्लियर, वे पहले इस कार्य को, इस टास्क को, इस कार्य को कर चुके हैं, ये बन जाएगा।
अभी जी सबके आंसर देख रहा हूं, संभव नहीं है अभी, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, सबके संभव नहीं हो पाते, फिर भी आप सभी साथियों कमेंट्स हमारे तक आ जाते हैं, ठीक है ना। मैं बाद में देख लेता हूं, किसी ने बड़ा ही अच्छा कुछ क्वेश्चन पूछा हो जो मुझे लगे कि यार ये तो बहुत अच्छा प्रश्न था, मैं क्लास के अंदर इसको उठा नहीं पाया इस प्रश्न को, तो मैं अगली क्लास में उसके बारे में जरूर चर्चा करता हूं, ठीक है। जिन साथियों को समझ में नहीं आ रहे, पक्की बात है, पूरा पूरा मुझे ऐसा डाउट हो रहा है कि उन्होंने पहला दूसरा लेक्चर नहीं देखा होगा। पहला और दूसरा लेक्चर देखो, तब आपको पता चलेगा मैं इनका कब नाम वर्ब रख देता हूं, कब सहायक क्रिया रख देता हूं, ठीक है ना। सर रिकॉर्डेड क्लास में ज़्यादा समझ में आता है और स्टॉप करके लिखना आसान हो जाता है, तो फिर आप रिकॉर्डिंग में ही देखते दोस्त, आप लाइव क्यों जुड़े हो शर्मा जी, है ना। आप रिकॉर्डिंग में देखो, और अच्छी बात है, चाहे कैसे ही समझ में आए, कान से आप ऐसे पकड़ो और ऐसे पकड़ो और ऐसे पकड़ लो, बात समझ में आनी चाहिए, कैसे ही करो काम समझ में आना चाहिए, बस मेन बात यह है। फिर है राकेश हैज दिस मार्कर, राकेश के पास ये मार्कर है, हैज यहां पर किसका काम कर रहा है, पॉसेसिव वर्ब, वर्ब का काम कर रहा है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है। इस सेंटेंस के अंदर राकेश हैज दिस मार्कर, इसमें कल को टेंस पूछ लिया जाए तो कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसमें भी कौन सा टेंस हुआ अपना, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया जी, कोई प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है। तो कुल मिलाकर मैं ये आपको याद दिलाना चाहता हूं, वैसे अगर ये नहीं भी लिखता नहीं, ये तीनों वाक्य है, तब भी हमें पता है, हम जानते हैं कि हैज और हैव को देखकर तुरंत उनका नाम सहायक क्रिया रख देना बड़ी भारी बेवकूफी हो सकती है। हैज और हैव के बाद ये देखना कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है या नहीं है, तब वो सहायक क्रिया के तौर पर कार्य कर सकते हैं। अर्थात हैज और हैव का अर्थ पॉसेसिव वर्ब भी होता है, स्वामित्व मेरा तुम्हारा इसका उसका। आई हैव अ मार्कर, मेरे पास एक मार्कर है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है कि प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो आई हैव अ मार्कर में हैव क्या है, वर्ब है, कैसी वर्ब, पॉसेसिव वर्ब। पॉसेसिव नाम में थोड़ा वजन है, एक बार साइड में रखते हो, पर कम से कम ये तो याद रखिए वर्ब जरूर है, ठीक है, सहायक क्रिया नहीं है। ये सारी जानकारी अपने पास है भी। 5 नंबर क्वेश्चन में प्रेजेंट परफेक्ट है, बिल्कुल भी 5 नंबर क्वेश्चन में प्रेजेंट परफेक्ट था भी, सही बता रहे हो आप। ओके जी, अब सुनो आप, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, पैटर्न है, जो आप सभी साथियों को ध्यान में होना चाहिए। ये लिख लिया कि आपने, मैं आगे बढ़ूंगा, फिर ये लिख लिया हो तो मुझे बताइएगा। इसमें आने वाला पेपर में सीक्वेंस का क्या क्वेश्चन हो सकता है, सीक्वेंस ऑफ टेंस का, वो लिखना है अपने को। टेंस का अर्थ काल होता है भी अभिषेक जी, टेंस वो होते हैं जो हमें समय बताते हैं। टेंस इज अ सेट ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स, और TENSE लिखो, CE मत लिखो उसे, है ना, वो सेंटेंस बनती है। TENCE वाली जो स्पेलिंग होती है ना, आपने सी जो लिखा है वो कुछ भी नहीं है, सेंटेंस तो वाक्य होता है। रवि शर्मा जी, क्या पूछा है दोस्त आपने, है ना, कोई अच्छा प्रश्न पूछा है क्या, आप कह रहे हो बता दो ना सर प्लीज, क्या कोई अच्छा क्वेश्चन है तो पूछिएगा, मैं बताता हूं आपको, बढ़िया प्रश्न होना चाहिए आपका कोई अच्छा। नेक्स्ट पे चलता हूं मैं, सीक्वेंस के ऊपर बातचीत करते हैं। इसके अंदर एक सीक्वेंस का बहुत सॉलिड कॉन्सेप्ट बनता है। सर इतना क्या टाइम देते हो लिखने का, मतलब कम दे रहा हूं या ज्यादा दे रहा हूं भी, है ना। कई साथी में आगे चले जाता हूं तो कईयों के कमेंट ये आते हैं लिखा ही नहीं अभी तक। सर अगर किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ उस टेंस की सेम वर्ब ना लगे तो प्रेजेंट सिंपल होता है, ये नहीं कह सकते अपने, ठीक है, ये नहीं कह सकते। अब देखो इसमें बनने वाला सीक्वेंस का क्वेश्चन, सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, क्रम। सीक्वेंस का अर्थ क्या होता है, क्रम, ये साथी आप जानते हो, ठीक है ना। अब सीक्वेंस इसमें क्या बनेगा वो याद करिए आप, सिंस प्लस सिंपल पास्ट, सिंस के बाद सिंपल पास्ट, बड़ा जरूरी है याद रखना है इसको, बहुत ही अच्छा प्रश्न इसके अंदर बन सकता है, जरूर ध्यान देने का। अच्छा ज्यादा टाइम दे रहा हूँ क्या, ठीक है भाई। सिंस के बाद सिंपल पास्ट है, मैंने ये एरो लगाया, एरो का मतलब अगला क्लोज, अगला हिस्सा, ये ध्यान रखना भाई, ठीक है ना। इस सेंटेंस का यहां पे अब आपने क्या करना है, या तो प्रेजेंट परफेक्ट ही, या तो करना है प्रेजेंट परफेक्ट, और या करना होता है आमतौर पर अपने को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये लो जी। सीक्वेंस का फॉर्मेट है, बहुत ही सॉलिड फॉर्मेट हो रहा है भाई, जरूर ध्यान में रखिएगा आप। क्या पैटर्न बनाएंगे बताइए। सर फोर्थ वाला सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे होगा, कौन सा था फोर्थ वाला, अब पहला दूसरा लेक्चर देखना दोस्त, है ना, उसमें हैव सहायक क्रिया नहीं है ना, वर्ब का काम कर रहा है, तो हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म सिंपल प्रेजेंट टेंस में आती है। तो आपने लक्की जी जो पूछा है फोर्थ वाला सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे होगा, तो लक्की जी अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद आपने पहला दूसरा लेक्चर नहीं देखा होगा,
ये भी और आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, है ना। सर मैं गुलशन हूं, तो गुलशन हो तो आबाद रहो दोस्त, है ना। गुलशन है, आप खिलते रहो, आबाद रहो, पर सीखते भी रहो। और बताइए भाई। सिंस के बाद सिंपल पास्ट होगा, एक क्लोज आपको पेपर में पूरा लिख कर देगा, ठीक है, मतलब या तो ये दिया, इसके बाद यहां इस जगह पर आपको ब्लैंक देगा, ब्लैंक का मतलब रिक्त स्थान देगा, और आपको पूछेगा बता भाई क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, या फिर ये क्लोज कंप्लीट करके दे सकता है और सिंस लिख कर देगा, और सिंस के बाद वाली जगह पर रिक्त स्थान दे देगा। बहुत सारे साथियों का यह मानना है कि सिंस तो बस भाई साहब प्रेजेंट परफेक्ट में या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है। लो भाई, सिंस के बाद क्या है, सिंपल पास्ट। बस इस सिंस का हिंदी अर्थ यहां पर क्या होगा, जब से। इस सिंस का अर्थ क्या होता है, जब से। चलो उदाहरण देखते हैं कैसे क्या बन सकता है ये। मान लो सेंटेंस हो, सिंस ही लेफ्ट इंडिया फॉर गुड, he since he left India for good, I have never called him। ये वाक्य आ जाए मान लीजिए आपके सामने, सिंस ही लेफ्ट इंडिया फॉर गुड, ध्यान से देखे भाई, है ना। क्या फॉर्मेट बनेगा, सिंस ही लेफ्ट इंडिया फॉर गुड। इस सिंस का मतलब अभी अभी आपने समझा ही है, सिंस का मतलब क्या हुआ, जब से। सिंस ही लेफ्ट, लेफ्ट यहां पर वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। लेफ्ट वर्ब की कौन सी फॉर्म हुई, सेकंड फॉर्म हुई। इतना तो पेपर में आपको करके दे रहा हो। सिंस के बाद या तो सिंपल पास्ट देगा, अगले क्लोज में ब्लैंक देगा। मैंने तो पूरा सेंटेंस लिख लिया भाई, ठीक है ना। ये फॉर्मेट आपका। सर ऑनलाइन टेस्ट ले क्या, और टेस्ट टॉपिक होने के बाद में दे सकते हैं क्या, जैसे रिकॉर्डेड क्लास की तरह। मुझे इसके बारे में जानकारी दोस्त, आप अपने हिसाब से ये तो एडजस्ट करोगे, आपको कैसे बढ़िया समझ में आता है नहीं आता है। मैं इसमें आपको कोई बेहतर राय नहीं दे पाऊंगा, है ना। ऑनलाइन टेस्ट आपको लेना है नहीं लेना, आपकी चॉइस है, ठीक है ना। मैं तो एक काम कर सकता हूं कि हर टॉपिक कंप्लीट होने के बाद उससे संबंधित प्रश्न आपको जरूर करवाया करूंगा। ये तो मेरे पास जानकारी है जो मेरे को करना है। तो सिंस ही लेफ्ट, लेफ्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो जब से उसने, फॉर गुड, फॉर गुड का मतलब अच्छे के लिए नहीं है, फॉर गुड का मतलब होता है हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। जब से उसने हमेशा के लिए भारत छोड़ा है, आई हैव नेवर कॉल्ड हिम। कॉल्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। हैव यहां पर किसका काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। हैव किसका काम किया, हेल्पिंग वर्ब का। कॉल्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। आई हैव नेवर कॉल्ड हिम, मैंने उसे कभी फोन नहीं किया। पेपर में क्या करेगा, सिंस के बाद लेफ्ट हो सकता है लिख कर दे, इस स्थान पर जहां पर मैंने अभी प्रेजेंट परफेक्ट लगाया, यहां पर एक स्थान हो, तो आपको या तो प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चुनना है। पेपर में कोई साथी कहे कि सर प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों ही ऑप्शन दे दे, तो पहली बात तो दोनों ऑप्शन देता नहीं। बाई चांस चलो मान लेते हैं कि दे भी दिए, तो एक तीसरा ऑप्शन होगा कि बोथ ए एंड बी, पहला और दूसरा दोनों ही ठीक नहीं है, कहीं ऐसा एक ऑप्शन दे रखा होगा, तो वो भी हो सकता है। पर आमतौर पर एक देता है। एक कंडीशन ऐसी बन सकती है जहां पर दोनों देगा लेकिन ठीक मान लो प्रेजेंट परफेक्ट हो। कौन सा, जब कोई स्ट्रेटिव वर्ब वाली गणित बिठा दे। स्ट्रेटिव वर्ब के साथ हमने जैसे सीखा है कि आमतौर पर आईएनजी का प्रयोग अपने नहीं करते हैं, तो वो गणित बिठा सकता है, उसका अपने को ध्यान में रख लेना है। तो ये सिंस से लेकर और फॉर गुड तक तो टेंस हुआ सिंपल पास्ट, ये रहा वर्ब की सेकंड फॉर्म, और इसके आगे सिंपल पास्ट में आमतौर पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, हम आगे पढ़ेंगे भी सिंपल पास्ट में। उसके बाद वाले क्लोज में हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। ये पैटर्न बनेगा। सर सिंस लास्ट में हो, तो सिंस अगर लास्ट में होगा तो स्थिति निर्भर करती है भाई। सिंस कभी जिंदगी में लास्ट में आ ही नहीं सकता, पहली बात हो गजेंद्र जी। सिंस के बाद आपको समय जरूर दे रखा होगा, ठीक है ना। सिंस के बाद आपको समय जरूर दे रखा होगा, ये पैटर्न बनते हैं सिंस के बाद। सिंस प्रेपोजिशन भी होता है, सिंस कंजक्शन भी होता है, ठीक है ना, सारे काम करते हैं। सिंस के पास कई अथॉरिटी है। और एक और देखो आप सेंटेंस, ये सेंटेंस में कोई गलती नहीं थी, एक सेंटेंस और अपने देखते हैं इसके बारे में। देखो आई हैव बीन, इस बार क्लोज आगे पीछे कर लेते हैं ताकि रट्टे नहीं मारो आप। क्लोज आगे पीछे हो सकते हैं, ये क्लोज उठकर इधर और ये क्लोज उठकर उस तरफ जा सकता है। आई हैव बीन टॉयलिंग एंड मोइलिंग। I have been toiling and moiling since I started teaching
इंग्लिश लैंग्वेज। ये सेंटेंस आ जाए मान लीजिए अपने सामने, आई हैव बीन टॉयलिंग एंड मॉइलिंग सिंस आई स्टार्टेड टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज। ध्यान से देखना इस वाक्य को, क्या फॉर्मेट बन रहा है। यहां पे लिखा है जी हैव, फिर है बीन, और अब आगे जी वर्ब की फोर्थ फॉर्म टॉयलिंग एंड मॉइलिंग। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कठिन परिश्रम। इसका अर्थ क्या हुआ? कठिन परिश्रम। टॉयलिंग एंड मॉइलिंग ये एक फ्रेज होती है। टॉयलिंग एंड मॉइलिंग का मतलब हुआ कठिन परिश्रम। आई हैव बीन टॉयलिंग एंड मॉइलिंग, हैज हैव के बाद बीन हो और वर्ब की हो फोर्थ फॉर्म, ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस टेंस के बाद अपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे भी। अगर उसने सेंटेंस में आपको हैव प्लस बीन और वर्ब की फोर्थ फॉर्म दे रखी हो तो ये टेंस कौन सा हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और ये देखिए जी आपका सिंस तैयार है इधर, सिंस। सिंस का हिंदी अर्थ क्या हुआ? जब से। आई हैव बीन टॉयलिंग एंड मॉइलिंग, मैं कठिन परिश्रम कर रहा हूं सिंस, जब से आई स्टार्टेड टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज, मैंने अंग्रेजी लैंग्वेज को पढ़ाना शुरू किया तब से। स्टार्टेड वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। ये हो गया जी आपका सिंपल पास्ट। कोई कहते गुरु जी आईएनजी लिखा हुआ है, आपने इसको वर्ब क्यों नहीं माना? तो हम साथियों ने पहले दूसरे लेक्चर के अंदर ये सीखा हुआ है कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म, टीचिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म मान ले कोई साथी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म कभी भी बिना किसी सहायक क्रिया के सेंटेंस में प्रयोग लाई जा सकती है क्या? मुख्य क्रिया के तौर पर ना, नहीं। अगर इसको आप मुख्य क्रिया मानेंगे, मेन वर्ब मानेंगे, तो इसके साथ कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब तो होती ना, कोई ना कोई तो होती, कोई सी भी नहीं है। तो कोई कहते ये गुरु जी हैज हैव, वो उसके लिए अलग वर्ब आ चुकी भाई साहब, इसके लिए मुझे किसी अलग हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती। ये तो किसका काम करे? टीचिंग तो जेरेंड का। जैसे आप कहते हो ना आई स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया। स्टार्टेड मुख्य क्रिया है, स्टार्टेड वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। सेंटेंस में तो कहीं कोई समस्या नहीं है, सेंटेंस आपका एकदम ये ओके ये भी था, एकदम ओके ये भी था। पेपर में कैसे देगा जी? मैं बता रहा हूं आपको, मैंने तो आपको ब्लैंक दिया ही नहीं। पेपर में सिंस के बाद रिक्त स्थान दिया जा सकता है, या फिर सिंस के बाद वाला रिक्त स्थान तो पूरा लिख के देगा, और बाद वाले रिक्त स्थान मतलब जहां पर आप वर्ब हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हो वहां पर रिक्त स्थान आपको दे दिया जाएगा। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन जरूर करिएगा और हर हालत में ध्यान रखिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस है वो बड़े मायने रखता है, इसीलिए मैंने प्रेजेंट परफेक्ट में एक तो आपके सामने ये सीक्वेंस रखा है अति महत्वपूर्ण, और साथ ही साथ इसमें आने वाले जो स्ट्रक्चर वगैरह थे, इंडिकेशंस वगैरह थे, उनको आपको ध्यान रख लेना है, नोट डाउन करिएगा। राहुल मेरे भाई, आपके प्रश्न का उत्तर मैंने दे दिया था, तो शायद मुझे लगता है इस पे समय अब अपना खराब ना तो आप करो ना मुझे करना चाहिए, है ना। मैंने जैसे आपको बोला ही है, ऑनलाइन टेस्ट आप लें या नहीं लें आपके ऊपर निर्भर करता है दोस्त, है ना। आपको ठीक लगे तो करो। एक ही कमेंट को अगर आप 25-30 बार करोगे तो मैनेजमेंट जो है वो आपके हर एक कमेंट को चेक करते रहता है। उनको लगे कभी कोई कमेंट जो है वो अननेसेसरी आ रहा है, उत्तर देने के बाद भी आ रहा है, तो आपको दोस्त ब्लॉक किया जा सकता है। और ब्लॉक करने का मतलब केवल ये नहीं होता कि आप कमेंट नहीं कर पाओगे, आप वो क्लास भी नहीं देख पाओगे। तो मेरी तो सलाह है आपको साथी, है ना, थोड़ा सा ध्यान रखा करो कमेंट करते वक्त। सिंस के बाद कौन सा टेंस है सर जी? रामनिवास जी, सिंस के बाद सिंपल पास्ट है दोस्त। कोई कह दे गुरु जी ये कैसे पता चला? क्योंकि मुख्य क्रिया स्टार्टेड है दोस्त, ठीक है ना सर। सर स्टार्ट की थर्ड फॉर्म भी स्टार्टेड ही होती है। हाँ दीपक जी, स्टार्ट की थर्ड फॉर्म स्टार्टेड ही होती है, लेकिन अब हम तो इसको थर्ड फॉर्म मान नहीं पाएंगे ना, क्योंकि हमने सीखा हुआ है अगर वो थर्ड फॉर्म होती तो 100% उसके साथ कोई ना कोई सहायक क्रिया होती, ऐसे हो जाएगा। नेवर पहले कैसे आएगा? वीर गुजर जी, नेवर का प्रयोग आमतौर पर अपने किसके लिए करते हैं? एडवर्ब होता है नेवर। तो आई हैव नेवर, नेवर नोट का ही तो काम कर रहा है एक तरीके से। नोट और नेवर दोनों एडवर्ब होते हैं, मतलब क्रिया विशेषण। इनका प्रयोग मुख्य क्रिया के आमतौर पर पहले किया जाता है, कर दिया ऐसे भाई, ऐसे फॉर्मेट हो जाएगा। बीन क्या है बताता हूं आपको, ध्यान से सुनना। हैज और हैव के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। इस रूल को बनाए रखने का काम कौन कर रहा है? बीन कर रहा है, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज और हैव के बाद बीन लगता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है, तो ये तो फोर्थ फॉर्म ये रही भाई। और बीन केवल किसका काम कर रहा है? मुख्य क्रिया को निभाने का। कौन सी मुख्य क्रिया को? क्या हैज और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ना, इस रूल को मेंटेन करने का काम करता है। आमतौर पर इनको जो है सहायक क्रिया के पूरे नाम के तौर पर लिखा जाता है हैज बीन, हैव बीन, ऐसे हो जाएगा। यदि हम आईएनजी का प्रयोग करें तो कहां पे सर? 2 नंबर सीक्वेंस में। हाँ, पहला और दूसरा प्रश्न दोनों ही सीक्वेंस में है जी। सर हैव तो हेल्पिंग भी है ना? हाँ हैव हेल्पिंग भी है, इसमें कोई दो राय नहीं, हैव हेल्पिंग भी है।
सर सिंस के बाद हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आती है क्या सर? यही तो गलती हो रही है, नहीं आती दोस्त। सिंस के बाद और बहुत खेल होते हैं, लेकिन उनमें से एक खेल ये है, सिंस के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म पता है कब आती है? जब आगे ऐसी स्थिति बन रखी हो तब। सिंस का अर्थ क्या बन रहा हो? जब से तब, तब आती है। अब आपको यू रट्टे नहीं मारने, ले भाई गुरुजी ने बोल दिया था सिंस के बाद सिंपल पास्ट, तो सिंपल पास्ट ही आएगा ना, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं बोला। मैंने कहा सिंस के बाद आपको सिंपल पास्ट लगाना है, अगर आगे क्या दे रखा हो, ये। मैंने आपको बोला कि सिंस के बाद अगर ये दे रखा हो तब आगे क्या आएगा, ये बोल रहा हूं मैंने तो बिल्कुल नहीं बोला कि सिंस के बाद सिंपल पास्ट ही आएगा। मैंने ये बोला सिंस के बाद सिंपल पास्ट कब आएगा, जब आगे वो स्थिति दे रखी हो। इसे सीक्वेंस कहते हैं, क्रम। रट्टे मत मारो, तथ्यात्मक विषय नहीं पढ़ रहे हो, भाषा पढ़ रहे हो, ठीक है ना? तो वीरेंद्र जी इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। बाकी आप आगे मैं आपको सिंस का प्रयोग जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में वहां होते दिखाऊंगा। चलिए बढ़िए, मेरे हिसाब से आपने लिख लिया होगा। नेक्स्ट टेंस की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट टेंस अपना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आज की क्लास में अपने केवल ये काम करने वाले हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर लिखेंगे केवल, भाई कौन सी वर्ब, कौन सी हेल्पिंग, कौन सी क्रिया, कौन सी सहायक क्रिया लगती है। और सर दो में मैंने टॉयलिंग एंड मोइलिंग वर्ब ही क्या है, हाँ टॉयलिंग और मोइलिंग वर्ब है। टॉयल एंड मोइल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है टॉयल्ड, मोइल्ड सेकंड, थर्ड, तो फोर्थ क्या हो जाएगी, टॉयलिंग एंड मोइलिंग। वैसे एक फ्रेज टाइप का अर्थ होता है इसका, है ना, कठिन परिश्रमी बोलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मान लो कोई कह दे कि मैं तो पिछले 10 साल से इस घर में रह रहा हूं, मैं पिछले 10 साल से इस घर में रह रहा हूं। देखो 10 साल की अवधि तो परफेक्ट हो गई, मतलब पूरी हो गई, होगी। अब अभी भी रह रहा है वो, तो ये कंटिन्यूटी में चल रहा है, ठीक है ना। सर हमें रेगिस्तान भरवाकर प्रैक्टिस करने दो, ओल्ड पे रखो, रेगिस्तान भरवाकर आपको प्रैक्टिस करने का चांस देने वाला हूं। कुछ कुछ जगहों पर तो देता ही हूं, कुछ कुछ जगहों पे मैं आपको इसलिए वहां पर कोई मौका नहीं देता हूं क्योंकि उनसे संबंधित प्रश्न मैं आगे करवाने वाला हूं। अभी अगर वही मैंने आपको चांस दे दिया, कुछ कुछ जगहों पर मैं ये डिसाइड करता हूं, मैंने कहा इनको अभी यहां चांस दे दिया तो शायद अभी तो ऊपर नियम लिखा पड़ा है, नीचे वैसे ही सही कर देंगे, तो उससे तो क्या हमें कहीं ना कहीं ये हो जाता है कि लै भाई ऊपर लिखा पड़ा है, नीचे तो नियम लगाना ही था, लगा दिया होगा। सही समय आने पर उचित था। आप योजना आयोग का अध्यक्ष मुझे बने रहने दीजिए, ठीक है ना, इतना भी क्या जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है भाई, मुझे पता है क्या जरूरी है क्या नहीं जरूरी, मुझे मेरे हिसाब से चौधरी जी आप काम करने दीजिए। मैं आपको सही समय आने पे आपको ब्लैंक भी दूंगा, खिड़कीस्तान भी दूंगा कि हाँ ये करो नहीं करो, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उनके नंबर आने दीजिए। निश्चिंत रहिए, क्वेश्चन गलत होने नहीं देंगे आपका टेंस का, पर आपका दिमाग जो है वो क्लास में ही रहना चाहिए, इधर उधर भगाओ मत उसको, ठीक है। आओ भाई, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये क्या टेंस है भाई? इसमें आमतौर पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यहां सिंस और फॉर फिर तैयार है, ठीक है ना। कि सिंस का कैसे क्या पढ़ा होगा कभी आपने स्कूल के अंदर, पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। अब पेपर में ना तो वो पॉइंट ऑफ टाइम लिख के देगा ना पीरियड ऑफ टाइम लिख के देगा, तो पहचान कैसे होगी, कैसे पता लगा पाएंगे, आने दो, ठीक है ना, कैसे फॉर्मेट होगा। सर वाक्य में अगर वर्ब के रूप में प्रयोग हो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा ना। क्या वाक्य में क्या प्रयोग हो, किसका प्रयोग हो भाई, है ना। देखो भाई प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो हिंदी अर्थ तो अपना चलो, अब मैं यहां पे केवल ये लिख दूं रहा है, रही है, या से रहा है, अंग्रेजी में छपा हुआ है तो अंग्रेजी में याद करने का प्रयास करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी साथियों से निवेदन है, पहले अपने इसका स्ट्रक्चर याद कर लेते हैं भी कौन सी वर्ब कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, स्ट्रक्चर की जानकारी होनी चाहिए। कई बार साथी जो है वो मानकर चलते हैं कि भाई प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान होती है सिंस और फॉर, मतलब इंडिकेशन। नहीं, अभी अभी अपने सिंस और फॉर का प्रयोग तो सिंपल पास्ट के साथ भी करके आए हैं ना, और प्रेजेंट परफेक्ट के साथ भी होता दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। लेकिन अभी के लिए आपको सिंस और फॉर को कोई पहचान नहीं मानना है। और स्ट्रक्चर में जो पहला नंबर अपने पास है जी वो है अफर्मेटिव, सकारात्मक का। कहां क्या लगता है, चलिए देखते हैं। जिन साथियों को याद है, जानकारी है, याद पड़ा है वो तो लिखें, और नहीं है वो इधर देखिएगा और साथ ही साथ नोट डाउन करिएगा भी, ठीक है ना। सबसे पहले अपने पास है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आपके पास इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज या फिर हैव। इसके बाद बी डबल एन, बीन। वर्ब की कौन सी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, वही आईएनजी वाला मामला। इसके बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसके बाद आ जाएगा नंबर सिंस का या फोर का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कहां सिंस लगता है कहां फोर लगता है उचित समय आने पे आपको बता दूंगा, निश्चिंत रहिएगा, ठीक है ना। फिर बात करते हैं अपने नेगेटिव की, नकारात्मक की। नकारात्मक में क्या कुछ रहेगा, सब्जेक्ट तो अपने पास है ही, सब्जेक्ट के बाद हैज और हैव अपने पास
हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद अब चूंकि नकारात्मक है तो हैज नॉट बीन होगा या हैज बीन नॉट होगा, पहले नोट आएगा, ठीक है, नॉट, इसके बाद है जी अपने पास बीन। अब वो चाहे हैज हो चाहे है, वो मैंने लिख दिया, ठीक है ना। सर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में फोर का उपयोग हो सकता है क्या? बिल्कुल दीपक कुमार जी, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, करेंगे भी अपने। तो हैज हेल्पिंग वर्ब है, फिर नोट है प्लस बीन है, फिर आगे आपकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर आगे आपके पास ऑब्जेक्ट, उसके बाद नंबर आ गया अपने पास सिंस का, फोर का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दोनों क्योंकि बताते समय है ना, चाहे सिंस हो चाहे फोर हो, तो क्यों नहीं आ सकता। फिर चलते अपने इंटेरोगेटिव की ओर, प्रश्नवाचक की ओर। इंटेरोगेटिव, इसमें क्या रहेगा जी? हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगा, मतलब हैज और हैव ही केवल बाहर आने वाला है, कहीं आप बीन वगैरह को बाहर ले आओ। हैज हैव है, उसके बाद सब्जेक्ट है, इसके बाद क्या रहेगा जी? बी डबल एन बीन, फिर है जी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर आपके पास अपना ऑब्जेक्ट, इसके बाद आ जाएगा नंबर सिंस का ऑब्लिक फोर का, इसके बाद एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और लास्ट में चलकर क्वेश्चन मार्क रहेगा। फिर है नंबर अपने पास इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक नकारात्मक, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इसमें क्या रहेगा जी? हेल्पिंग वर्ब तो बाहर है ही, इसके बाद सब्जेक्ट होएगा, अब कौन आ जाएगा? नोट आ जाएगा जी, और फिर है बीन, फिर है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म कौन सी? आईएनजी वाला स्ट्रक्चर, और इसके बाद अपने पास ऑब्जेक्ट है, इसके बाद नंबर है सिंस या फिर फोर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये अपने को थोड़ा जो है दिमाग में रख लेना है। तो ये तो हो गया आपका नेगेटिव स्ट्रक्चर, ये आपका हो गया इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर, ये हो गया आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर, और ये आपका अफर्मेटिव अलग से है ही। करिएगा नोट डाउन। हाँ, सिंस और फॉर के बाद टाइम आता है, ऑब्वियस सी बात है। सिंस और फॉर के बाद एक्सेट्रा में मैंने टाइम ही मान लो, आप वही लिखा है। अभिषेक जी, आपने हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन प्लस नोट लिखा था ना, गलत लिख दिया दोस्त। हैज बीन नोट नहीं, हैज नोट बीन या हैव नोट बीन होता है, वो आप अभिषेक जी सही करिएगा, है ना, जो आपने कमेंट के अंदर लिखा हो ना वो सही करवा रहा हूँ। नोट आमतौर पर, सामान्य तौर पर तीसरे नंबर पर रहता है ना, उसका ध्यान रखिएगा भाई। देखा यानी सिंपल पास्ट टेंस ना भाई, मैं इस हिंदी अर्थ पे भरोसा आपको कमी रखने की सलाह दूंगा, है ना। हिंदी और अंग्रेजी के अनुवाद में थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है भाई, इससे बाहर तो नहीं जाएगा ना गुरुजी। देखो मैं तो कोशिश यही करूंगा जुबान पे सरस्वती बैठी रहे, ऐसी कोई चीज़ें जो आपके एग्जाम्पल के अंदर आ जाए। सर टेंस के एग्जाम वाक्य का पता नहीं चलता कि कौन सा टेंस है वाक्य का, होल्ड रखो, टिकाव करो, आएगा आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। सर इंटेरोगेटिव नेगेटिव में है या हैव कहाँ गया? इंटेरोगेटिव नेगेटिव में ये रहा, हैव नहीं लिखा मैंने दोस्त, हेल्पिंग वर्ब लिखा है। हेल्पिंग वर्ब सब में मैंने क्या लिखा? हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे, तो हेल्पिंग वर्ब का मतलब हैज और हैव ही तो है, ठीक है ना। ये हेल्पिंग वर्ब लिखा है, इसमें मैंने प्रॉपर पूरा हैज और हैव लिख दिया था। हैज एक वचन के साथ लगता है, हैव बहुवचन के साथ आमतौर पर लगता है। सर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ना? नहीं 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 कन्हैया जी, वर्ब की सब में कौन सी फॉर्म है? फोर्थ फॉर्म। टेंस देखो कौन सा पढ़ रहे हो? प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस में वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फोर्थ फॉर्म। वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है ना, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है ना। आई हैज बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2003, नहीं भाई सही नहीं है सुमन जी आपका। आई के साथ आपने जो हैज लगाया ना, वहां हैव कर लो, फिर बात ठीक है आपकी। तो आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2000, फिर बन जाएगा आपका सेंटेंस सही, है ना। सर सिंस के बाद अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा ना, प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, दोनों में से किसी का भी हो सकता है। सर दो सेंटेंस लिखा दो। नहीं नहीं रामकिशन जी, आज सेंटेंस नहीं लिखवा पाऊंगा, कल करेंगे अपने क्योंकि कल सेंटेंस से भी पहले मुझे आपको थोड़ा सिंस और फोर सिखाना पड़ेगा कि सिंस का प्रयोग कहां करते हैं, फोर का प्रयोग कहां करते हैं। कल इसके ऊपर अपने बातचीत जो है वो करेंगे, है ना। तो सेंटेंस वगैरह के ऊपर अपने कल चर्चा परिचर्चा करेंगे, कौन से क्या फॉर्मेट बनते हैं, और इसमें स्ट्रेटिव वर्ब और डायनेमिक का दोबारा खेल आएगा भाई, कल करेंगे अपने इसके ऊपर बातचीत। तो आज उम्मीद करता हूं आपने लिख लिया होगा। सीक्वेंस कतई मत भूल जाना। सेंस के बाद जो मैंने सिंपल पास्ट आपको बताया, अगले क्लोज में अपने प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कर रहे हैं, उसको जरूर ध्यान में रखिएगा। और आप सभी साथियों से मेरा निवेदन है, आप घबराइए मत। मन में उथल पुथल आपके रहती है, क्योंकि एक ऐसा एक विषय नहीं, भाषा आप पढ़ रहे हो जो इसके साथ आपकी ज़्यादा जुड़ाव नहीं है, आप आत्मीयता नहीं है उस विषय के साथ आपके, इसलिए आप जो है घबराइए मत। कल तो ऑफ है सर,
भाई कल ऑफ होगा तो कोचिंग में, स्कूल में, कॉलेज के अंदर अगर सैटरडे को, संडे के अगले संडे को ना कल ही बोला जाता है, मतलब मंडे का मामला। अगर कल का आपका ऑफ रहेगा तो कोई बात नहीं, और अगर कल ऑफ है तो आपके लिए तो बहुत अच्छा दिन है। जिन साथियों ने अभी लेक्चर वगैरह ज्वाइन किए, क्लास ज्वाइन की है, कोर्स अभी लिया है, उनसे मेरा नंबर निवेदन है भाई, शुरू से लेक्चर आप देखिए, कम से कम पहला दूसरा तो देखो भाई, है ना। नहीं तो फिर कैसे आप क्लास के साथ एडजस्ट कर पाओगे, संभव नहीं हो पाएगा। फिर आपको यही लगेगा जो पहले लगते आया था कि अंग्रेजी को नहीं आवा समझ में, तो कोई नहीं आवेगी भाई। तो शुरू लेके लास्ट तक लेक्चर देखना जरूरी है, कम से कम पहला और दूसरो बोथे देखोगा जब बात समझ में आवेगी। तो निवेदन है मेरा आप सभी साथियों से, धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी, आप घबराइए मत, है ना, एकदम से होचपोच मत होइए। पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको सिखाने की, थोड़ा बहुत हमें अपना स्तर बढ़ाना पड़ेगा। हमें का मतलब आपको भी और मुझे भी पेपर को देखते हो, पेपर का मतलब ये नहीं कि कोई कहते 10वीं का स्तर आएगा, 10वीं का स्तर कोई सामान्य स्तर नहीं होता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। सर जी उत्कर्ष वाली बुक देखकर बता देना। नहीं सुभाष जी, मैं नहीं देख के बता पाऊंगा, मेरे पास इसका समय नहीं रह पाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए आपको स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, ये काम आप करिएगा। उत्कर्ष की बुक वाला है ना, बुकशाला पे चले जाइएगा, मिल जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो धन्यवाद, टेक केयर। आई हैव बीन टेकिंग उत्कर्ष क्लास, ठीक था वो, मैं जहां तक मेरा देख पाया मैं, बाकी कमेंट आपका ऊपर चले गया, कल करेंगे बात। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।